हो सकता है कि स्टॉक में ये जो गिरावट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि क्रूड की कीमतें अभी भी काफ़ी बढ़ी है और इन कंपनीज़ को क्रूड के रॉ मटेरियल जब बढ़ती है तभी इनके जीआरएम्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर इनका नज़रिया सिर्फ़ 2-3 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि इनको करंट प्राइस से एग्ज़िट होके शायद ओएनजीसी मंथ्स का है क्योंकि नियर टर्म में रिज़ल्ट्स खराब आने की पॉसिबिलिटी है। जून का क्वार्टर भी जो आएगा उसमें हमको लग रहा है कि जो इन्वेंटरी गेन्स 4th क्वार्टर में आए थे उसका बेनिफिट शायद फर्स्ट क्वार्टर में ना आए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन अगर 3 टू 6 मंथ्स का नज़रिया है तो इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ओएनजीसी में थोड़ा-सा इनका जो लॉस है वो रिकवर कर सकती है क्योंकि ओएनजीसी डेफिनिटली अपस्ट्रीम कंपनी है और वहाँ पे डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देखिए इम्पैक्ट में अभी दिखवाली इसलिए क्योंकि जो एक्विजिशन होता है तभी मार्जिन्स प्रेशर में आते हैं और वही बात एनसीएल टेक की हो रही है। अंदाज़ा बेयर करना पड़ेगा। बट अगर इनकी ऑर्डर बुक देखें, इनकी मार्जिन गाइडेंस देखें, प्लस इनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी देखें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का है, तो पैनिक में लॉस बुक मत करिए, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए क्योंकि ये भी डिफिकल्ट समय जो है वो निकल जाए। बट अगर 6 टू 12 मंथ ये होल्ड करते हैं, तो नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस रिकवर होगा, इनको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली इसमें नेगेटिव रुझान रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अ, देखिए मुझे लग रहा है कि पहली बात तो क्यूएसआर सेगमेंट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करने की अपेक्षा है क्योंकि अभी पोस्ट कोविड नॉर्मलसी आई है। जो पहले ऑनलाइन सेल्स होती थी वहाँ पे अभी डायनॉट्स भी हो रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर जुबिलेंट फूड्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ अच्छे इनका जो सेम स्टोर ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो भी प्रीवियस क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में स्टॉक को थोड़ा-सा बढ़ने में दिक्कत रहेगी क्योंकि नॉट ओनली टॉप लाइन ग्रोथ पे प्रेशर रहेगा बट इवन मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट भी बढ़े। तो इनको अगर 6 महीने में पैसा कमाना है तो मेरी राय में पैसा कवरिंग मार्केट प्राइस है तो ये अगर वहाँ पे स्विच करते हैं तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद 6 मंथ्स में इनका जुबिलेंट फूडवर्क्स के मुकाबले में अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा विकल्प और अच्छा स्विच हो सकता है क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ्स में आएगी। लॉन्गर टर्म में बढ़ सकता है बट शॉर्ट टर्म में जो इनका नजरिया है उसमें शायद मुझे लग रहा है कि देखिए स्टील सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर होता है और अभी स्टील साइकिल एक्चुअली पीक आउट होने के पॉइंट पे है। इनका नजरिया भले ही 2 साल का है लेकिन शॉर्ट टर्म में कम से कम अगले 6 से 12 महीने में हो सकता है कि फूड प्राइसेस भी बढ़े थे और ओवरऑल ग्लोबली मेटल प्राइसेस अभी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए कॉस्ट प्राइस इनका 400 रुपया अभी 392 रुपीज है। तो मोरलेस ये अभी भी इतना लॉस नहीं बना रहे। तो मेरे ख्याल से अगर ये यहाँ से निकल जाए और कोई दूसरे सेक्टर में निवेश करे जैसे कि कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, ग्रीन शूट दिख रहे हैं, वहाँ पे पैसा बनाने का स्कोप ज्यादा रहेगा। तो टर्म में ये स्टॉक नीचे गिरता है तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगी कि मार्केट्स इमीडिएट कंसर्न्स को फैक्टर करेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा-सा लॉस बुक करके कोई दूसरे सेक्टर में या स्टॉक में निवेश करें। स्टील सेक्टर में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफ़ी खराब प्रदर्शन आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ से डेफिनिटली निकल जाए और कोई दूसरा सेक्टर जैसे मैंने कहा कि आइदर उनको ऑटो कंपोनेंट्स या कैपिटल गुड्स जो अभी भी हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के बेट से काफ़ी अच्छे। सृष्टि मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी ने अभी हाल ही में इनका जो क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस दिखा है, काफ़ी रीज़नेबली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। और मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट सेक्टर में इनकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, प्लस जो मार्केट्स में ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे अच्छा प्राइस भी मिल रहा है। हमें लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में सीमेंट कंपनीज़ को रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर है, बट आगे आने वाले थोड़ा डिमांड पिकअप होने की अपेक्षा रहेगी। प्लस बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि सीमेंट में एक प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। अभी अडानी का जो टेक ओवर हो गया होलसेल में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बेनिफिट करेंगे और डेफिनेटली कैपेसिटी वाइज डालमिया भारत एक बड़ा फ्रंटलाइन प्लेयर है। तो मेरी राय में तो अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए और थोड़ा सा एवरेज करिए क्योंकि कंपनी अच्छी है, प्राइस से डेफिनेटली कम्स पे ट्रेड होता था। लेकिन अभी मार्केट की खराबी के कारण या मार्केट के सेंटिमेंट के कारण ये स्टॉक को पूरी तरह से पिटा गया है। तो अगर ये 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो ही इसमें एवरेज करें, मेरे ख्याल से तभी इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो वो बात भी आप ध्यान में रखें। देखिए सृष्टि ये भी एक एल&टी ग्रुप कंपनी है, एल&टी इनकी पेरेंट है और ज्यादातर ये इंफ्रा फाइनेंसिंग में काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए काफी समय के बाद इस साल जीडीपी 8-9% ग्रोथ बढ़ने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। सबसे बड़ी बात इनका अभी ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, टू व्हीलर फाइनेंसिंग में भी इन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अराउंड 75 ये जो करंट प्राइस है मोर और लेस सारे जो रखता है
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक आएगा, बट ऑब्वियसली नंबर्स आने के लिए थोड़ा इंतजार करना है। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय रहूंगा, यहाँ पे निकल ना जाए, लेकिन डेफिनेटली 8 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद होपफुली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए ग्रासिम ने जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और सब प्रोडक्ट्स में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई सिनर्जी डेफिनेटली है, क्योंकि अगर सीमेंट और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में ये रहते हैं तो ऑब्वियसली पेंट्स एक फॉलो अप प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले समय में ग्रासिम एक बड़ा प्लेयर जरूर बनेगा। हालांकि पूरे पेंट सेक्टर में अभी तक कोई मीनिंगफुल कंपटीशन आई नहीं थी। एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, ये सारे प्लेयर्स ज्यादातर मार्केट शेयर कमांड करते थे। तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको दिक्कत रहेगी, ये शायद इमीडिएट फर्स्ट ईयर में, लेकिन अगले 1.5-2 साल में जैसे जैसे इनकी कैपेसिटीज आएगी तो डेफिनेटली एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे कंपनीज को दिक्कत होने वाली है। और ये डेफिनेटली ग्रासिम अच्छी तरह से जानता है, इसलिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो बड़ी कैपेसिटी भी लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली नेट नेट पॉजिटिव है, लेकिन किसी को ग्रासिम अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय रुकिए, क्योंकि अभी जो चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आए वहां पे हमने देखा कि बीएसएफ जो उनका मेन प्रोडक्ट है वहां पे काफी जोर की पिटाई इनके मार्जिन में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर प्राइस हो शायद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि अभी तो पेंट बिजनेस सिर्फ अनाउंस हुआ है, इसकी अभी तक कोई फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत नहीं हो गई है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस का मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अभी करंट प्राइस पे ग्रासिम मत सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली नंबर्स जो फोर्थ क्वार्टर के आ गए थे और बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन काफी ट्रिगर्स रिलायंस के रिजल्ट्स में है। इन्होंने क्लियरली कहा है कि रिटेल बिजनेस को वो मोनेटाइज करना चाहते हैं और पॉसिबली आने वाला एजीएम में ये अनाउंसमेंट्स मैनेजमेंट के साइड से आना चाहिए। तो ये काफी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर रहेगा। दूसरी बात, टेलीकॉम बिजनेस को लेके जो इनके कॉम्पिटिटर है भारतीय एयरटेल, जो उन्होंने क्लियरली कहा है कि आरपूज और भी ज्यादा बढ़ने की अपेक्षा रहेंगे। तो इसमें डेफिनेटली रिलायंस जियो का भी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े दो प्लेयर्स भारतीय और रिलायंस जियो है। और मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस प्रकार का बिजनेस इन्होंने जनरेट किया है प्लस क्रूड के प्राइसेस है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनको काफी फायदा आने वाले साल 1.5 साल में होना चाहिए। रिलायंस थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, बट अगर इनका नजरिया कम से कम 12 to 15 मंथ्स का है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। करीबन 3,000-3,100 का भी टारगेट पॉसिबल है, बट ओनली थिंग टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना है। मेरे को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस के स्टॉक के लिए प्ले करेगा। तो प्लीज होल्ड ऑन और 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में रखें। कि देखिए ये एक स्पेकुलेटिव काउंटर है और आपने सही कहा कि इनकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है रिवोल्ट, वो काफी अच्छी तरह से चली है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अभी तक आया नहीं है। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस हमने दूसरे कंपनीज भी देखे, जैसे ग्रीव्स कॉटन है, महिंद्रा है, यहाँ पे अभी भी काफी कम है, क्योंकि काफी कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। तो जब तक वॉल्यूम्स बढ़ते नहीं है और जब तक प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंट होती नहीं है, मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ऐसे शेयर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी बिजनेस जैसे सोना कॉमस्टार है, केपीआईटी है, यहाँ पे निवेश करिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी है, अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वालिटी स्टॉक्स है जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे मिड के सुझाव रहेंगे। काफी अच्छी एंट्री प्राइस पे अडानी पावर को खरीदा है, तो 2,000 शेयर है, मेरे ख्याल से 50% बुक कर लीजिए और बैलेंस 50% होल्ड कर दीजिए, क्योंकि अडानी पावर ने बहुत समय के बाद अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा नंबर टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखाया। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इंटरेस्ट रेटिंग कंपनीज में आने वाले साल में, दैट इज 23 में भी अच्छी खासी ग्रोथ होने की अपेक्षा है, और ऑब्वियसली टैरिफ्स भी बढ़ने की बातें चल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आधी क्वांटिटी होल्ड करें, और मेरे ख्याल से जो भी रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो उनको आगे प्राइस में फैक्टर इन करके मिलेगा। बट एटलीस्ट 50% बुक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल कैपिटल हो गया, और वो भी ऐसी कंपनी में जो बहुत स्पेकुलेटिव हुआ करती थी। तो आई वुड से 50% होल्ड करिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए मैंने आपको 12 से 15 महीने का टाइम दिया था, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 130, 135, 130, 135 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। ये स्लो मूवर स्टॉक है, तो डेफिनेटली इसमें रिटर्न भी मॉडरेट आएंगे, बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे FY23 के लिए वो अच्छे आने की उम्मीद है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो 130, 135 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि आज गवर्नमेंट ने ये इंपोर्ट का नोटिफिकेशन अनाउंस किया है, इसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो अभी
रुचि सोया ने पतंजलि के 2 डिविजन्स टेक ओवर किए। एक तो उनका बिस्किट डिवीजन ट्रांसफर हो चुका है, दूसरा उनका आयुर्वेद और जो एफएमसीजी का जो कारोबार है वो भी रुचि सोया में आएगा। इनफैक्ट कंपनी का नाम भी अभी बहुत जल्दी पतंजलि फूड्स बनने वाला है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे। मैनेजमेंट ने कहा है कि कॉस्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ेंगे और ये उनके चौथे तिमाही के रिजल्ट्स में भी हमने देखा है कि नतीजे थोड़े से खराब आ गए। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। यहाँ पे तो इन्होंने 650 690 में बाइंग की है, तो अभी भी ये बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट करंट लेवल से आएगी, क्योंकि जो वैल्यू एडेड डिवीजन है वहां से अच्छी कमाई होने की कंपनी की काफी अपेक्षा है, कैपेसिटी रखती है। तो प्लीज होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है कि इसमें जल्दबाजी ना करे, हो सकता है कि आने वाले 6-8 महीने में थिंग्स शुड गेट बैक